वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं बात क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि जब ये आईबीसी कोड 2016 आया था, जो होम बायर्स हैं, बिल्डर से जो घर खरीदते हैं, उनको कैटेगरी 5 में रखा गया था। किस में रखा गया था? ऑपरेशनल क्रेडिटर में रखा गया था। ऑपरेशनल क्रेडिटर को अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलता, तो उस पर रखा गया था। एंड इसकी आवश्यकता पड़ी, इसमें आविष्कार अमेंडमेंट होते रहे, तो 5वीं से दूसरी पायदान पर आ गया। जो होम बायर है वो आज सीओसी का मेंबर बनता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में आता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ आज की डेट में होम बायर बैठता है। नमस्कार, आपका दोस्त CA गुप्ता आज फिर बात करेगा धन की। धन की बात में हम धन की बात हमेशा करते हैं। आज हम होम बायर की बात करेंगे। होम बायर जो होते हैं, जब ये CIRP का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उनको किसकी कैटेगरी में रखा गया था? ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में। दोस्तों, ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी जो है, कैटेगरी 5th आती है। वहाँ तक अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो कुछ नहीं बचता, क्योंकि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं सबसे लास्ट में आते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर सिक्योर्ड ले जाएगा, CIRP की कॉस्ट चली जाएगी, वर्कमैन की सैलरी चली जाएगी। तो ये था पहले जब ये एक्ट आया था तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर की परिधि में रखे गए थे। इसके बाद 2016 में जब कोड आया, उसके बाद 2017 में JP इंफ्रा का CIRP प्रोसेस शुरू हुआ। अब आप देखिए, CIRP प्रोसेस शुरू हुआ एंड उसके जो होम बायर थे हजारों में थे एंड उनका पैसा लगा हुआ था। पैसा कितना लगा हुआ था? बैंक की लायबिलिटी से ज़्यादा होम बायर्स का पैसा था। फिर भी वो COC में नहीं बैठ सकते थे। उनका जो क्लेम था वो सबसे लास्ट में आता। पहले ये 4 लोगों के क्लेम क्लियर होते, उसके बाद उनको कुछ नहीं बचता। तो जो लॉ मेकर थे उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि होम बायर्स का इतना पैसा हो सकता है। जब ये चीज़ समस्या सामने आई और CIRP प्रोसेस शुरू हुई तो इतने सारे क्रेडिटर थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, होम बायर्स थे, वो सब कोर्ट में चले गए। एंड कोर्ट में उन्होंने 2017 में चैलेंज कर दिया इसको कि हमारा पैसा लगा हुआ है, हमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा लगाया था, ये कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आई, एंट्रीम रिलीफ मिला एंड उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप भी COC के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जब 2017 में ये रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से आया, सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है दोस्तों, लॉ मेकर है, तो इनको एक अमेंडमेंट लानी पड़ी ऑर्डिनेंस के जरिए। 2018 में ये अमेंडमेंट लिया है, IBC में ये अमेंडमेंट आई ऑर्डिनेंस के जरिए 2018 में। उसमें ये कहा गया है कि जो होम बायर्स होंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैपेसिटी में आएंगे एंड COC में वो भाग लेंगे। COC में फाइनेंशियल क्रेडिटर जो बैंकर है, NBFC है, उनके साथ वो भी रहेंगे। अगर क्लेम उनका होगा तो उनके साथ ही सेटल किया जाएगा। प्रोपोर्शनली उनको पैसा उस स्टेज पे आके मिलेगा। आपने देखा 5वीं पायदान से ये लोग दूसरी पायदान पे आ गए। ठीक है, अब हर चीज़ की जब कोई समस्या आती है उसका समाधान निकलता है। ये समाधान निकला, इस समाधान ने एक और समस्या को जन्म दे दिया। जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, एक्ट मतलब अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, फ्लड गेट खुल गया। हजारों लोगों ने NCLT में लगा दिया। होम बायर हैं, होम बायर 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर किसी ने लगाया हुआ है उसको घर नहीं मिल रहा है, वो भी NCLT में चला गया। हजारों एप्लीकेशन NCLT में चली गई। तो इसको भी NCLT को सोचना पड़ा, इसके लिए क्या करें। इसके लिए NCLT ने एक और अमेंडमेंट लेके आई। NCLT उस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि ठीक है, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ तो बैठेंगे, पर आपकी एक कमेटी होनी चाहिए। कैसे? अगर आप होम बायर्स हैं तो 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स और 100 होम बायर्स। आप समझ रहे हैं, होम बायर्स हैं आप किसी बिल्डर के, अगर 10% और 100 होम बायर्स मिलकर NCLT में जा सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ये नहीं होगा कि 100 के 100 लोग जाके मीटिंग में बैठेंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो पार्टिसिपेट करेगा COC में।
अब आप देखिए कि ये तरीका निकाला गया है कि 10% ऑफ द होम बायर्स और 100 होम बायर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी के 2000 होम बायर्स हैं तो 10% कितना होगा? 200। 200 की जरूरत नहीं है, 100 होम बायर मिलके एनसीएलटी में अपना क्लेम लगा सकते हैं। दूसरा, अगर होम बायर 80 हैं तो 8 लोग मिलकर लगा सकते हैं। ये सहूलियत निकाली गई। अब मैं आपसे पहली बार क्यों कह रहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लॉ मेकर्स ने कभी नहीं सोचा था ये समस्या आएगी, ये समस्या आई। उन्होंने देखा कि इनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, ये एक तरह के फाइनेंसर्स ही हैं। इन्होंने पैसा लगाया है, किस में लगाया है? सेल्फ फाइनेंस स्कीम में, घर खरीदने के लिए 3 साल तक ये पैसा दे रहे हैं, तो ये भी तो फाइनेंसर ही हुए। लॉ हमेशा लॉजिक पे बनता है। तो ये फायदा हुआ कि आप है ना 5वीं पायदान से दूसरी पायदान पे आ गए दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये जो एक्ट आया था, ये जो सीआईआरपी प्रोसेस किसका शुरू हुआ? जेपी इंफ्रा का। उसकी वजह से आपको एक जगह मिली सीओसी में, और उसके बाद जब सीओसी में जगह मिलने के बाद फ्लड गेट खुल गया, हजारों केस आ गए। उसके लिए उसको भी चेक करने के लिए एनसीएलटी को एक अमेंडमेंट लानी पड़ी प्रॉपर, कि जो होम बायर्स हैं वो क्लास करेक्टर कहलाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, अपने नुमाइंदे के जरिए वो सीओसी में बैठेंगे और उनको सीओसी में भाग लेने का अधिकार होगा। तो ये चीज़ मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि ये आपका राइट था, ये राइट आपने लिया। पर एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाह रहा हूँ, जब बात चल रही है होम बायर्स की, तो कभी भी दोस्तों बुकिंग पे फ्लैट मत खरीदिए। जो लोग बुकिंग पे फ्लैट देकर फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जो बिल्डर की इंडस्ट्री है बहुत वर्नेबल है। बहुत से लोग भागे फिर रहे हैं, उनको घर नहीं मिला, पैसा उनका लग गया। सबसे भयावह स्थिति कब होती है? जब आप है ना बुकिंग पर घर खरीदते हैं और वो बुकिंग अमाउंट लोन लेके दे देते हैं बैंक से, होम लोन। बैंक इस पे होम लोन देता है। जब आप बुकिंग पे फ्लैट खरीदते हैं तो बैंक आपको उसका लोन दे देता है। अब आप देखिए, बैंक ने लोन किसको दिया? आपको। और पैसा किसको दिया? डिसबर्समेंट किसको की? बिल्डर को। अगर वो बिल्डर फेल हो जाता है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता, फ्लैट तो आपको मिलेगा नहीं। लोन आपने बैंक से लिया था, उसकी ईएमआई आपके पास चलती रहती है। क्या लालच था कि जो बुकिंग में फ्लैट देता है, 1 करोड़ का फ्लैट आपको 80-85 लाख में दे देता है, 3 साल पहले पैसा लेना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर गेम जो है सारा इंटरेस्ट का है। वही पैसा अपने पास रखते आप इंटरेस्ट कमा सकते थे। वो लालच में आप बिल्डर को पैसा दे देते हैं, वो पैसा लेके भाग जाता है या फेल हो जाता है। आप 20 साल तक बैंक की ईएमआई भरते रहते हैं। अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि सिबिल खराब हो जाएगा। आप किसी काम के नहीं रहेंगे, फर्दर लोन लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको दे रहा हूँ एक गुर, जिंदगी में कभी भी एडवांस बुकिंग पे फ्लैट ना खरीदें। फ्लैट कौन सा खरीदें? फ्लैट रेडी होना चाहिए, रेडी टू मूव पोजेशन आपको मिलना होना चाहिए, तब आप बैंक से लोन लेके उनको पैसे दें। चाहे बैंक के लोन का पैसा हो, चाहे अपना पैसा हो। इस लालच में आके कि आपको फ्लैट सस्ता मिल रहा है, बिल्डर से कभी भी बुकिंग पे फ्लैट ना खरीदे दोस्तों। जो ये मेरे जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, जो भुक्तभोगी हैं, वो देख रहे होंगे कितनी अच्छी बात मैं कह रहा हूँ। इससे पहले कि आप भी भुक्तभोगी बने, कभी भी बिल्डर का फ्लैट, ध्यान रखिए, बार बार आपसे कह रहा हूँ, कभी भी बुकिंग पे ना खरीदें। कि बिल्डर ने ज़मीन ले ली है, नक्शा बना दिया है, उसके ऑफिस में एयर कंडीशन में जाके आप देखते हो फ्लैट नंबर 25 आपको मिल गया, जो कभी बना ही नहीं, और वो कभी नहीं बनेगा तो आपका पैसा डूब जाएगा, बैंक आपसे पैसा लेता रहेगा। आप देखिए क्या विडंबना है बैंकिंग में। इसका भी कोई ना कोई कवच आएगा। जैसे हमने अभी बात की कि हम सीओसी में भाग लेंगे, कभी ना कभी इसका भी सुरक्षा कवच आएगा। आप ये बताइए, उस होम बायर की क्या गलती है? उसने पैसा लेके बिल्डर को दिया, ये शार्क्स हैं, इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने पैसा ले लिया। ये बात बैंक और उनके बीच में होनी चाहिए। बैंक उनसे रिकवरी क्यों नहीं करता? बात क्यों नहीं करता? क्योंकि लोन आपने लिया है, सिग्नेचर आपने किए हैं, बिल्डर नहीं किए हैं। कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा अमेंडमेंट जरूर आएगा दोस्तों, जिसमें बिल्डर को भी आके साइन करना पड़ेगा। एंड वो जब तक फ्लैट ना दे वो बारोवर कहलाएगा। जिस दिन वो फ्लैट दे देगा वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा कोई ना कोई चीज़ आनी चाहिए, पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा सुरक्षा कवच आपके पास नहीं है।
इसलिए दोस्तों मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फ्लैट बिल्डर का बिल्कुल मत खरीदिए एडवांस बुकिंग पे, क्योंकि पैसा आपके डूबने के चांसेस 90% हैं। आज की डेट में आप रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, वो एक बिल्डर अंदर चला गया, वो प्रॉपर्टी डिमोलिश हो रही है। व्हाट इज दिस, प्रॉपर्टी तो डिमोलिश हो गई, हमारा पैसे का क्या हुआ? ख़त्म। हम बैंक की किस्तें भरते रहेंगे सारी उम्र और इधर किराया भी भरते रहेंगे। डबल मार से बचें, अपना पैसा अपने पास सुरक्षित रखें। जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप बिल्डर को पैसा दें पोजेशन के अगेंस्ट। ये गुर मेरा आज ले लीजिए, याद रखेंगे। जो आदमी इसके बावजूद ही फंसेंगे वो ये कहेंगे कि मेरे को अच्छा खासी एक सलाह दी गई थी, फिर भी मैंने है ना बिल्डर का फ्लैट एडवांस बुकिंग पे खरीदा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप मेरा ये प्रोग्राम देखते रहें, बिल्डर से सुरक्षित रहें और इस वीडियो को सबको आप शेयर करते रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके भाई को इसका फ़ायदा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई धन की बात लेकर। सीए के गुप्ता का धन की बात। जी हाँ, धन की बात हर रविवार ठीक 10 बजे प्रातः। व्यापार करने हेतु धन की व्यवस्था कैसे करें, व्यापार में धन का सदुपयोग कैसे करें, व्यापार से अधिकतम धन कैसे अर्जित करें और धन का लाभप्रद निवेश कैसे करें, बताएंगे सीए के गुप्ता जी। एमएसएमई व्यवसायी साथियों के लिए भारत का पहला शो केकेजीए पार एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से देखना ना भूलें, हर रविवार प्रातः 10 बजे।